भी पापा को दे दूंगा। मैं सर चौथी पीढ़ी हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे जिनका नाम श्री पंचम लाल जी था। हाँ, पंचम लाल जी उर्फ पंछी, और उन्हीं के नाम से ये ब्रांड है और तभी से ये ब्रांड चला। सबसे पहले सादा पेठे से शुरुआत हुई थी, फिर उन्होंने केसर पेठा बनाया। अब तो धीरे धीरे 25 वैरायटी के आसपास आती हैं पेठे में। पहले एक मनोहर लाल करके भी आगरा में ब्रांड था, उनकी दाल मोठ बड़ी फेमस हुआ करती थी। हाँ, तब तक हम नहीं बनाते थे, तो उनको देखकर फिर हम लोग भी इंस्पायर हुए और हमने बनाना शुरू किया। ये शाही अंगूरी पेठा है जो मैंने आपको बताया था। पेठे के अंदर ड्राई फ्रूट्स फिल किए जाते हैं हर पीस में, वो इनमें भरे हुए हैं। ये पान पेठा है, ये भी बड़ा बेस्ट सेलिंग आइटम है हमारा। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्ते, मैं हूं सिद्धांत और आप ललन टॉप देख रहे हैं। इस समय हम आगरा में हैं और ये है पंछी पेठा। आगरा आते हैं तो आप पेठा खाते हैं, मथुरा जाते हैं तो पेठा खाते हैं, और जब आगरा घुसते हैं तो आपको सड़कों पे लाइन लगी दिखाई देती है ऐसी दुकानों की जो कहते हैं कि आपका ध्यान किधर है, असली पंछी पेठा इधर है। लेकिन हम असली वाले पंछी पेठा में खड़े हैं और मेरे साथ फ्रेम में अब आएंगे अंकित, जो पंछी पेठा की कहानी, यहाँ के प्रसिद्ध दाल मोठ की कहानी, कैसे बनता है, क्या कहानी है, तमाम चीज़ों पे हमारे सवाल जवाब होंगे। इस पे वो अपने हिस्से के जवाब देंगे, फिर हम कुछ बिजनेस पर्सपेक्टिव से बातें करेंगे। क्या हाल अंकित, कैसे हैं? सब बढ़िया सिद्धांत जी, आप कैसे हैं? जी, मैं थोड़ा घुमा घामा। मैं पहले गया था मणिपुर, फिर मणिपुर से मैं गया सिक्किम गए थे ना विजय हम लोग। फिर हम लोग सिक्किम गए, सिक्किम में लोकल खाना पीना खाया, और फिर बिहार आ गए, नहीं फिर कूच बिहार गए, बंगाल वगैरह, फिर बिहार आए, 5-7 जिले बिहार घूमे, और अब यूपी से आज से शुरुआत हो गई है, कल से शुरुआत हो गई एक्चुअली, नोएडा गाजियाबाद से। आपका स्वागत है। ये बताइए पंछी पेठा, मतलब मैंने आपका बोर्ड देखा, वो लिखा हुआ है साल सिंस 1942, ठीक है, तो कैवी पीढ़ी है आप लोग जो इसको चला रहे हैं? मैं सर चौथी पीढ़ी हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे जिनका नाम श्री पंचम लाल जी था। पंचम लाल जी। हाँ, पंचम लाल जी उर्फ पंछी, अच्छा। और उन्हीं के नाम से ये ब्रांड है और तभी से ये ब्रांड चला आ रहा है। जी, और क्या उसके बाद आपके दादाजी, फिर पिताजी, और फिर आप लोग? जी, मेरे फादर, और उसके बाद मैं। अच्छा, अभी आप लोग संभाल रहे हो? जी, ठीक है। अब हम लोग संभाल रहे हैं। मैं हूँ और मेरे 2 भाई हैं मेरे साथ। अच्छा, जी, ठीक है। कितने आउटलेट हैं पंछी पेठा के यहाँ पे? हमारे सर अब लगभग 10 आउटलेट हैं आगरा में ही? आगरा के अंदर ही, बाकी जयपुर भी हैं, दिल्ली भी हैं, और ऑनलाइन डिलीवरी तो पूरे इंडिया में है। अच्छा, जी। ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल कर देते हैं। पेठा जैसे शुरू हुआ तो आपके परदादा जी ने शुरू किया होगा, पंचम लाल जी ने, तो कैसे शुरू किया है बिजनेस? शुरू होने की कहानी क्या सुनते हैं आप लोग? बिजनेस क्या होता है भाई, पेठा एक बहुत, जैसे जहाँ गर्मी होती है वहाँ के लिए एक बहुत अच्छी मिठाई होती है। ये फल आता है पेठे का, जिसे ऐश पम्पकिन भी कहते हैं हम। ऐश पम्पकिन? ऐश पम्पकिन कहते हैं उसको। काट के, छील के और फिर पकाया जाता है। सबसे पहले सादा पेठे से शुरुआत हुई थी, फिर उन्होंने केसर पेठा बनाया। अब तो धीरे धीरे 25 वैरायटी के आसपास आती हैं पेठे में। जी, और आपके यहाँ का दाल मोठ बहुत फेमस होता है, मतलब पेठे के अलावा। पेठा तो मतलब कि आपके ब्रांड का नाम हो गया, आपके यहाँ का दाल मोठ बहुत ज़्यादा प्रचलित है पूरे आगरा में। आगरा में क्या, आगरा से बाहर भी प्रचलित है। दाल मोठ कैसे शुरू हुआ बनना? उसके कुछ टाइम बाद फिर नमकीन में एंटर होना शुरू करा हम लोगों ने। दाल मोठ भी एक लंबे प्रोसेस से बनता है और एक स्पेशलिटी है आगरा की। आप चखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत महीन सेब इस्तेमाल होता है उसमें, लेबर ओरिएंटेड काम है, और बहुत अच्छी चीज़ निकल के आती है उसके प्रिपरेशन के बाद। तो हम लोग आपका पहले किस पे बात कर लें? दाल मोठ पे बात कर लें, पेठे पे बात कर लें? पेठे पे बात करते हैं। पहले पेठे पे बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी मुझे बताइए, आप लोग किस किस क्वालिटी के पेठे बनाते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ। अब देखिए, जैसे सादा आता है, केसर आता है, अंगूरी पेठे आते हैं, उसके बाद फ्लेवर्स में आ जाते हैं। गुलाब, केवड़ा, खस, फिर उसके बाद स्पेशल वेराइटीज़ आ जाती हैं। पान पेठा, चॉकलेट पेठा, गुलाब लड्डू। पेठे को क्रश करके उसको कसने के बाद उसका एक लड्डू बनाया जाता है, अंदर गुलकंद और ड्राई फ्रूट्स भर के। या पेठे का एक पीस लिया जाता है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग की जाती है, फिर गिरी का बुरादा लगाया जाता है। इस तरह बहुत तरह की स्पेशल वेराइटीज़ भी बनती हैं पेठे में। जी, सबसे महंगा पेठा कितने का बनता है? मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे महंगा लगभग 400 रुपये किलो के आसपास आता है। 400 रुपये किलो का? जी 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 जी, उसको रोल पेठा कहते हैं हम। रोल पेठा? रोल पेठा जैसे काजू का रोल होता है ना, उसी तरह वो पेठे का रोल होता है। उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और मावे की स्टफिंग होती है। अच्छा जी। और सबसे सस्ता पेठा वो नॉर्मल वाला पेठा? नॉर्मल सादा पेठा जिसे कहते हैं, वो वाला सबसे सस्ता आता है। सबसे बिकने वाला कौन सा है?
देखिए आज भी सबसे अधिक क्वांटिटी तो सादा पेठे की ही बिकती है, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। वो 15 दिन भी बिना रेफ्रिजरेशन के ख़राब नहीं होगा। तो जो लोग दूर ले जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग में हैं, वो सादा या सूखा केसर प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप 3 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे अपनी जगह पे, आप उसे फ्रिज में लगा सकें, तो जो वैरायटी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। जो भी आप चाहें तो वो जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं जी। और मेरे आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये आपके पेठे की वैरायटीज लगी हुई हैं। हाँ जी, ये पेठे की वैरायटीज लगी हुई है। यही गुलाब लड्डू बता रहे थे आप, जो गुलाब को कस के बनाया जाता है। जो हाँ पेठे को कस के बनाया जाता है। चॉकलेट पेठा क्या होता है? चॉकलेट पेठा, उसके नीचे बेस जो है वो पेठे का होता है और उसके ऊपर चॉकलेट की लेयरिंग होती है। मैं ये वैरायटीज आपको दिखवाता हूँ अभी। कि दिल्ली में ना, मैं इस सब चीज, चॉकलेट जिस चीज़ में आता है ना, मैं इसको लेके थोड़ा चिंतित हो जाता हूँ, क्योंकि दिल्ली वाले करते क्या हैं अक्सर, वो किसी भी चीज़ को स्पेशल बनाने के लिए उसमें चॉकलेट डाल देंगे। जैसे वो इतने कमज़र्व हैं कि वो चॉकलेट डोसा भी बनाते हैं। वो कई बनाने वाले इतने मूर्ख हैं कि चॉकलेट का पान भी बना देते हैं वहाँ पे। तो चॉकलेट को लेके मेरी चिंता थोड़ी सी होती है कि किसी भी चीज़ को स्पेशल बनाने के लिए वहाँ पे चॉकलेट डाल देते हैं। अच्छा, असल में इसके ऊपर जो लेयरिंग है ना, उसमें मावे के अंदर एक बढ़िया क्वालिटी का चॉकलेट पाउडर मिलाया जाता है। मावे के अंदर? हाँ, मावे के अंदर चॉकलेट पाउडर आता है। अच्छा, वो मिलाते हैं जी, वो कोको पाउडर। अच्छा, वो मिलाया जाता है, फिर उसके ऊपर चांदी का बरक लगता है, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ निकल कर आती है जी। इतना बड़ा कारोबार है। अगर आपको बताना पड़े कि आगरा में मतलब ईटरी के नाम पर, लोकल फूड के नाम पर आपका यही तो मशहूर है ना। वरना तो आगरा अपने उस पूरे बिजनेस सेक्टर की वजह से जाना जाता है, जिसको शू का बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो कितना बड़ा कारोबार है आपका, जैसे 10 आउटलेट हैं, उसके अलावा कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितना लंबा एक्सपोर्ट है, कहाँ कहाँ भेजते हैं, क्या है इसका, कुछ है एक रफ आइडिया आपके पास? देखिए, एक्सपोर्ट तो इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि पेठे की अपनी शेल्फ लाइफ जो है वो थोड़ी कम होती है। बिना रेफ्रिजरेशन के जो चीज़ 4 दिन चलती है उसे हम एक्सपोर्ट में नहीं डालते। 2-3 वैरायटीज़ हैं जो हमने लॉन्ग लाइफ की बनाई है। जैसे एक बैरियर मटेरियल आता है, उसमें अगर हम पैक करते हैं तो वो 1 से 1.5 साल भी ख़राब नहीं होता। इस तरह की 1-2 वैरायटीज़ हैं जो एक्सपोर्ट की जाती हैं। बाकी ज़्यादातर सेल यहीं नॉर्थ इंडिया में ही होती है। नॉर्थ इंडिया में होती है। और ये जो अभी आगरा में एक किस्म की लड़ाई चल रही है कि हर कोई पंछी पेठा बेच रहा है यहाँ पे, तो हाउ यू स्टैंड आउट, आप कैसे अलग होते हैं तमाम नक्कालों से? सावधान जो है उससे आप कैसे नक्कालों से सावधान कर पाते हैं लोगों को? भाई देखिए, वेबसाइट्स हैं, गूगल पर सारी दुकानें लिस्टेड हैं। उसके बाद हम अपने शोरूम्स इस तरीके के बनाते हैं कि वो असली और नकली अलग स्टैंड आउट हो जाता है। नकली का कारण जो हमारे काम में है वो ये है कि हमारा जो कस्टमर है वो सारा बाहर से आता है। भाई आगरा का लोकल नहीं है, वो राजस्थान से, MP से, सब जगह से आगरा घूमने आया है जी। तो जो शहर के बाहर से आगरा घूमने आया है वो नहीं जानता कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है, इसलिए वो कई बार गलत जगह चला जाता है। कोई ऑटो वाला ले गया, किसी को बस वाला ले गया, तो उसने जो जानकारी दे दी वो उस हिसाब से ले लेता है। इसीलिए यहाँ पर नकली दुकानें भी बहुत हैं। पर हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि कस्टमर को जेन्युइन जगह मिले। आगरा के हर एग्जिट पॉइंट पर हमारी एक दुकान आपको अवेलेबल होगी और बाकी सब गूगल पे लिस्टिंग्स हैं, सब चीज़ें जस्ट डायल पर हैं सब जगह। कभी इसकी शिकायत तो अगर कंज्यूमर फोरम में ऐसा कुछ कभी करके देखा? हाँ, शिकायत भी करी है, इवन कोर्ट से केस भी हम लोगों ने जीता हुआ है। पर ये लोग कुछ लोग इस तरह के हैं कि हाँ, चालाक कह लीजिए, जेल भी रह आए हैं, पर फिर भी बाज नहीं आते। वो पंछी पेठा ही बेचेंगे। वो पंछी पेठा ही बेचेंगे जी। तो ये मतलब पेठे की वैरायटीज हैं। ये है आपका? ये रसभरी पेठा है, ये खस अंगूर है, ग्रीन वाला। खस और अंगूर का बना हुआ होगा। ये खस और अंगूर का बना हुआ होता है। और ये ड्राई अंगूर कहते हैं इसको, कुणाल। ये केसर इलायची का फ्लेवर है। हाँ जी, हाँ, इसमें केसर नहीं भाई, वो तो एक बेसिक चीज़ थी, मैं आपको दिखाता हूँ। कुणाल बेटा, एक सूखर केसर निकालो। ये सैंडविच पेठा, ये भी बड़ी अच्छी वैरायटी होती है। सैंडविच पेठा 2 लेयर इसमें पेठे की होती हैं और बीच में मावे और ड्राई फ्रूट की स्टफिंग होती है। जी जी जी। ये शाही अंगूरी पेठा है जो मैंने आपको बताया था, पेठे के अंदर ड्राई फ्रूट्स फिल किए जाते हैं हर पीस में, वो इनमें भरे हुए हैं। ये पान पेठा है, ये भी बड़ा बेस्ट सेलिंग आइटम है हमारा। हाँ, ये तो काफी बिकता भी। अब दिल्ली वाले भी कई सारे बनाने लगे लोग, लेकिन शुरू हुआ है आपके यहाँ से? जी, शुरू हमारे यहाँ से हुआ था। मतलब कैसे बनाते हैं ये पान? मैं बताता हूँ, इसका भी एक कसने का प्रोसीजर होता है। एक पेठे की फांक को कसा जाता है जिससे एक स्लाइस निकल के आता है।
पान के शेप में, फिर उस स्लाइस के अंदर गुलकंद, ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, बादाम वगैरह की स्टफिंग करके उसको पान की तरह लपेट के ऊपर से एक पिस्ता लगा दिया जाता है, तो एक पूरा पान तैयार हो जाता है पेठे का। गिलोरी पूरी तैयार हो गई है। गिलोरी पूरी तैयार हो जाती है, फिर बर्फ लगा के उसको बेचा जाता है। और इसके बाद आपकी कई तरह की वैरायटीज़ आती हैं। ये कंचा है, इसमें 3 फ्लेवर डाल देते हैं हम, पाइनएप्पल, खस और केसर एक ही बॉक्स में मिल जाता है। हाँ, ये गिरी पेठा है कोकोनट फ्लेवर में। ये कौन सा नहीं बताया आपने? ये लड्डू पेठा, ये लड्डू जो हमने पेठा, बताया अच्छा। था ना, पेठे का कस करके हम बनाते हैं, पेठे का लच्छा निकल आता है एक तरीके से। हाँ, लच्छे को गूंद लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स अंदर उसमें स्टफ करके फिर उसका लड्डू बना देते हैं। ये वो सूखा केसर है, जो शुरू में जो वैरायटीज ईजाद हुई थी वो ये 4 हैं जो सबसे पहले बनी थी। अच्छा, जिससे शुरू हुई थी दुकान आपकी। जिससे शुरू हुई थी। ये सूखा केसर, सादा पेठा, सादा केसर, अंगूरी पेठा और अंगूरी केसर। अंगूरी मतलब जिसमें हल्का सा नमी होती है, गीलापन होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, सीरे में डूबा हुआ जिसे कहते हैं, वो अंगूरी होता है। जी में है, इस वजह से अंगूरी है। चाशनी में डिप्ड है। और ये सूखा है। और ये सूखा है। कितने वर्कर काम करते हैं आपके यहाँ? लगभग 200 एम्प्लॉइज। और वर्कशॉप कैसी है आपकी? मतलब सारी आउटलेट्स में वर्कशॉप एक ही वर्कशॉप है, जो सेंट्रलाइज वर्कशॉप है जो हर जगह भेजती है, ऐसा क्या है? नहीं नहीं, सारे आउटलेट्स अलग अलग हैं। एक्चुअली फैमिली भी बड़ी है, तो कुछ मेरी हो गई, कुछ मेरे छोटे भाई की हो गई, कुछ मेरे कजिन की हो गई। वर्कशॉप में बोला, वर्कशॉप सेंट्रलाइज्ड है। सॉरी, हाँ मैं सेल डिपोज की बात कर रहा था। हाँ, वर्कशॉप सेंट्रलाइज्ड है। centralized है। वर्कशॉप से जिससे सभी आउटलेट्स पर माल जाता है। जी। और बाकी एक भाई कुछ ये शॉप्स को संभाल रहा है, कोई? किसी भाई को, हाँ किसी के पास है कुछ शॉप्स, कोई और भाई संभालता है। इस तरीके से लगभग 10 शॉप्स है आगरा में। जी। थोड़ा सा मैं अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज कर रहा हूँ। मैं बनारस का हूँ, इसलिए पान वान के लोग के जो आविष्कार होते हैं मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकली देखता हूँ। तो आपके पान पेठे को मैं थोड़ा क्रिटिकली देख रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? बाकी ये तो पेठे ही कहानी हो गई। अब आपके दाल मोठ पे चलते हैं, क्योंकि और फिर दाल मोठ बनना कब शुरू हुआ? किसने शुरू किया? दादाजी ने शुरू किया कि परदादा जी? नहीं, मेरे दादाजी ने शुरू किया दाल मोठ बनाना। हाँ, वो बहुत पहले एक मनोहर लाल करके भी आगरा में ब्रांड था, उनकी दाल मोठ बड़ी फेमस हुआ करती थी। हाँ, तब तक हम नहीं बनाते थे, तो उनको देखकर फिर हम लोग भी इंस्पायर हुए और हमने बनाना शुरू किया। फिर इसलिए, और भाई आप क्वालिटी बनाएं तो धीरे धीरे उसकी महक फैल जाती है, धीरे धीरे दाल मोठ भी हमारी फेमस हो गई। और इस तरह फिर हम नमकीन में आ गए, नमकीन लाइन में, और अब तो नमकीन भी लगभग 30 से ऊपर वैरायटीज आती हैं। मान लीजिए अगर मैं प्राइस डिफरेंस की बात करूं तो कितना प्राइस डिफरेंस आया पिछले 10-15 साल में? कितना प्राइस डिफरेंस बढ़ा है? बढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, घटा तो नहीं होगा। ही है भाई, जब मैं छोटा था शॉप्स पर बैठता था तो पेठा उस टाइम 32 रुपए किलो बेचा जाता था। 32 रुपए किलो बेचा जाता था? हाँ, 32 रुपए किलो। कौन सा वाला? सादा पेठा, सूखा पेठा जो है, एकदम ओरिजिनल वाला। हाँ ओरिजिनल वाला। भाई ये 32 हो गया, तो ये 40 हो गया, वो 46 हो गया, इस तरह से प्राइस रेंज होती थी। अब जो है ये 120 हो जाता है, ये 160 हो जाता है, इस तरीके से 400 रुपए किलो तक वैरायटी आती है। तो ये 3 तरह की वैरायटी बना रहे हैं क्या? हाँ जी, दाल मोठ में ये 3 तरह की वैरायटी आती है, और इसके अलावा नमकीन में लगभग 30 तरह की वैरायटी और आती है। लेकिन दाल मोठ फेमस है। हाँ, जो फेमस दाल मोठ है यहाँ का वही होता है। नमकीन कई तरह की है। इसमें आप सेव देख रहे हैं कितना महीन है ना? यही इसकी स्पेशलिटी होती है। कैसे बनाते भाई हैं इसको? इतना महीन सेव निकालना, यही कारीगर की आर्ट है साहब, कि इसको इतना महीन किस तरह बनाया जाए। और किस तेल में बनाते हैं इसको? हम सर सोयाबीन ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल, हम पाम ऑयल यूज़ नहीं करते। सोयाबीन या ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल या सोयाबीन का तेल। जी, वो नमकीन पर डिपेंड करता है, कुछ मूंगफली के तेल में बनती हैं, कुछ सोयाबीन में बनती हैं। और ये कौन सा है? ये दोनों ये शाही दाल मोठ है। हाँ जी, ये सादा वाला होता है, ये इसमें ड्राई फ्रूट्स एडेड होते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट होते हैं। जी जी, इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो ये शाही दाल मोठ के नाम से। क्या प्रोसेस होता है दाल मोठ बनाने का, बताइए? भाई दाल मोठ में पहले जो है बेसन का सेव बनाया जाता है, पतला, उसको तला जाता है, कारीगर उसको तलता है, उसके बाद उसका चूरा करके महीन सेव बना लेता है। फिर उन सेवों को फिल्टर किया जाता है, जिससे उनके अंदर ज़्यादा ऑयल ना रह जाए, अच्छा, है ना, थोड़ा उसका फैट कम हो जाता है। फिल्टर करने के बाद ये मोठ जो देख रहे हैं आप इसके अंदर, काली मोठ, फिर इसको तैयार किया जाता है। फिर भाई ये मोठ दाल आती है, और दाल को धो के अच्छे तरीके से क्लीन करके उसके बाद उसको फ्राई किया जाता है, तो ये मोठ तैयार हो जाती है। उसके बाद इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है एक रेशियो में, सेव, फिर मोठ, फिर उसके अंदर 9-10 तरह के मसाले डलते हैं, काली मिर्च, लौंग, पीपल वगैरह, फिर उस सबको मिक्स करके एक परफेक्ट रेशियो में जो हमारे पास होता है, दाल मोठ तैयार होती है। कितना लगता है एक बैच दाल मोठ बनाने में? कितना समय लगता है आपको? एक बैच दाल मोठ जैसे सर सुबह 5 बजे कारीगर आ जाएगा, और तब जो है वो बेसन का डो बनाना शुरू करेगा, और लगभग 12-1 बजे तक वो हमें थान तैयार करके दे देगा पूरा।
एक थान तैयार हो हाँ, जाएगा एक थान तैयार हो जाएगा लगभग 200 से 250 किलो के आसपास। 200-250 किलो। जी 200 से 250 किलो जी। और मतलब फैक्ट्री में एक अलग हिस्सा होगा जहाँ पेठा बनता होगा, एक अलग हिस्सा होगा जहाँ पे दाल मोठ बनती होगी या दूसरे जहाँ पर नमकीन बनती है जी। अब मैं थोड़ा सा बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ आपके। अभी चूंकि आपने पाम ऑयल का जिक्र किया, तो देश में एक बड़ा हिस्सा है जो पाम ऑयल पर डिपेंडेंट है। जैसे अभी आपको जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ओवर द काउंटर मिलने वाले चिप्स कुरकुरे टाइप की चीज़ें जो होती हैं, मतलब वो सब आपको देखिए तो पाम ऑयल में बना होता है। सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल है, ठीक है, खाने पीने की हर जगह पाम ऑयल मिलता है। तो आपको क्या कम्पीट, क्योंकि पाम ऑयल इसलिए भी है क्योंकि हम इंपोर्ट करवाते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटीज़ की इंपोर्ट करवाते हैं और उसको यूज़ करना है, इसलिए हम अपने यहाँ से सस्ता सामान बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप यूरोप वगैरह कई देशों को देखिए तो उन्होंने पाम ऑयल पे बैन भी लगा दिया है अपने यहाँ, क्योंकि उसके हेल्थ रिस्क अपने होते हैं, ठीक है। तो कैसे आप compete कर पा रहे हैं प्रोडक्ट को स्टेबलाइज कर पाने में, प्राइस कितनी बनाए पा रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंडनट ऑयल और सोयाबीन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कैसे प्राइस कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं आप? देखिए प्राइस थोड़ी तो एनहांस होती है अगर आप क्वालिटी बनाते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, पाम ऑयल से बचते हैं, तो प्राइस में थोड़ा फ़र्क तो आता है। लेकिन हमारा कस्टमर भी ये जानता है कि वो रिलायबल जगह से ले रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए उस प्राइस को पे करता है। कितना डिफरेंस हो जाता है प्राइस में पाम ऑयल में और इसमें? बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आता सर, पर हमें लगता है कि पाम ऑयल यूज़ करना ठीक नहीं है, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। तो फिर भी ऐसा प्रेशर, पैसिव प्रेशर बना आप लोगों पे कि पाम ऑयल पे शिफ्ट होना चाहिए? नहीं, इस तरह का कोई प्रेशर नहीं आया, वो तो हमारे ऊपर ही था। हम चाहते तो थोड़ा सस्ता करने के लिए यूज़ कर सकते थे, पर हमने क्वालिटी को प्रेफरेंस दी पाम ऑयल की जगह जी। बाकी इस समय जैसे स्नैकिंग वगैरह का जो सेक्टर है उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक बहस चल रही है कि विच इज़ अ हेल्दियर स्नैक टाइप ऑफ थिंग ना। आप बेक्ड बिस्कुट का भी विज्ञापन देखते हैं और आप रोस्टेड चीज़ों का भी विज्ञापन देखते हैं फ्राइड चीज़ों के ज़माने में। तो उस डिबेट में आपका जो दाल मोठ है विच इज़ अ फ्राइड आइटम, वो कैसे टिकता है? सर ये दोनों ही चीज़ें हैं। जैसे कन्फेक्शनरी की भी हमारी पूरी रेंज है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो जो बेक प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी पूरी रेंज अवेलेबल है। अब आप मिठाई में जाते हैं तो पेठा एक फ्रूट है जिसको पकाया जा रहा है, बाकी मिठाइयों की अपेक्षाकृत ये बेहतर होता है, फ़ायदेमंद होता है। बल्कि आज का अगर आप देखेंगे तो कच्चे पेठे का जूस बहुत प्रेफर किया जा रहा है। बड़े बड़े डाइटिशियन इसको प्रेफर कर रहे हैं, इवन सदगुरु तक ने कहा है कि कच्चे पेठे का जूस पीना चाहिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। गुरु खुद अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, अंग्रेजी अस्पताल में कुछ दिक्कत हो गई थी, खुद अंग्रेजी अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। जी 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 जी। और दूसरा जो है भाई, हम मिलावट किसी भी तरह की नहीं करते हैं उसमें। जो बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही डाले जाते हैं सब चीज़ों में, और इस तरीके से अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बेस्ट टू बेस्ट। अच्छा, आप एक लीडिंग बिजनेसमैन हैं यहाँ पे, और मेरा एक सवाल ये है कि जो सरकार का एक बड़ा प्रयोजन रहा केंद्र सरकार का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेके, जीएसटी को लेके, ठीक है, जीएसटी को लेकर एक ऐसी अवधारणा बनी कि ये शुरुआत में जब जीएसटी आया कि ये पूरा देश एक टैक्स देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली, हो सकता है गलत मेरा सोचना हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप ग्राउंड नट ऑयल खरीदते हो किसी एक अलग जीएसटी रेट पे, आप सोयाबीन एक अलग जीएसटी रेट पे खरीदते होंगे, हो सकता है आप बेसन अलग जीएसटी रेट पे, दाल अलग जीएसटी रेट पे, ठीक है। मतलब आपका जो पूरा स्ट्रक्चर होगा जीएसटी का, जो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर लेयर है, क्या वो एक परेशानी का सबब बना व्यापारियों के लिए कि जीएसटी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया? मैं आपसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं जितने स्टेट मैंने गिनाया, मैंने कई व्यापारियों से बात की, सब बोल रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर से परेशान हैं, हमको इसमें सुधार चाहिए। तो बताओ व्यापारी, क्या आप इससे इसमें दिक्कत फेस करते हैं, और क्या आपको इसमें लगता है कि सुधार की गुंजाइश है, सरकार को देखने चाहिए इस तरफ? देखिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें महसूस नहीं हुई सर, क्योंकि आज के समय में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है। भाई जो भी बिल आते हैं, वो जितना भी इनपुट आता है, किसी पे 18 है, किसी पे 5 है, किसी पे 12 है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो उसमें कोई ऐसी व्यवस्था से किसी तरह की समस्या नहीं होती है सर। वो तो एक टोटल इनपुट कैलकुलेट हो जाता है कि भाई जितना भी सामान हमने ख़रीदा उस पर टोटल वैट हमें इतना देना है, जो हमने बेचा उस पर टोटल इतना देना है, हमारे ऊपर जो बाकी बचता है उसकी इम्प्लीकेशन आता है। तो लेकिन जब व्यापारी जब समस्या हो इसको उठा रहे हैं दूसरे व्यापारी, अब उनसे वो आपकी बात से कैसे रिलेट करें, आप कैसे उसको उनको रिलेट करवाएंगे अपनी बात? मेरा एक पर्सनल व्यू है कि बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रक्चर से पर्सनली दिक्कत महसूस नहीं हुई है ना। बाकी भाई जिनको होती है उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है। ठीक है।
बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. You would like to add here? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लल्लन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे, अपना ख्याल रखिएगा, लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।